नमस्कार। कभी सोचा है कि एक मामूली सा तार जिसमें बिजली दौड़ रही है वो आपके पसंदीदा गाने में कैसे तब्दील हो जाता है? ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे है जबरदस्त विज्ञान। तो आज हम इसी विज्ञान की गहराइयों में उतरेंगे और समझेंगे कि ऑडियो इंजीनियरिंग की ये दुनिया आखिर काम कैसे करती है। हम अपनी बात शुरू करेंगे स्पीकर से कि आखिर वो आवाज़ पैदा कैसे करते हैं। फिर हम समझेंगे ऑडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को, जिसे आप संगीत के अलग अलग रंग भी कह सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि क्रॉसओवर नाम का एक ट्रैफिक कंट्रोलर कैसे इन फ्रीक्वेंसीज को सही रास्ता दिखाता है। और आखिर में हम ऑडियो की दुनिया की एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे, फेज और पोलैरिटी में आखिर फर्क क्या है। चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल है तो बहुत सीधा, पर इसका जवाब बड़ा दिलचस्प है। कैसे सिर्फ बिजली की एक धारा वो संगीत बन जाती है जिसे सुनकर हम झूम उठते हैं। जैसा मैंने कहा, ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ये है शुद्ध विज्ञान और इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना। आइए इस पूरी प्रक्रिया को परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहले और सबसे जरूरी हिस्सा स्पीकर। यही वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को उस आवाज में बदलता है जिसे हम सुन सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया, जिसे हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल कहते हैं, असल में बिजली और फिजिकल मूवमेंट का एक खूबसूरत मेल है। देखते हैं ये होता कैसे है। अच्छा, इसकी टेक्निकल परिभाषा है इलेक्ट्रो अकाउस्टिक ट्रांसड्यूसर। सुनने में भारी लगता है, पर मतलब सीधा है। इलेक्ट्रो यानी बिजली और अकाउस्टिक यानी ध्वनि से जुड़ा हुआ। तो ट्रांसड्यूसर एक ऐसी चीज है जो एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। मतलब ये बिजली लेता है और उसे ध्वनि में बदल देता है। आप इसे एक माइक्रोफोन का ठीक उल्टा समझ सकते हैं। हर स्पीकर के अंदर समझिए कि एक छोटी सी टीम काम कर रही है। इसमें 3 मेन खिलाड़ी हैं। पहला है परमानेंट मैग्नेट, जो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बना के हमेशा तैयार रहता है। दूसरा है वॉइस कॉइल। ये तब एक्शन में आता है जब इसमें म्यूजिक सिग्नल वाला करंट दौड़ता है और ये एक टेम्पररी मैग्नेट बन जाता है। और तीसरा, सबसे अहम, डायाफ्राम या कोन, जो वॉइस कॉइल से जुड़ा होता है और असल में हवा को हिलाकर आवाज बनाता है। आप सोचिए, क्या एक ही सिंगर बहुत भारी बेस वाली आवाज और बहुत पतली हाई पिच आवाज दोनों को परफेक्टली गा सकता है? मुश्किल है ना? स्पीकर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही है। कोई एक अकेला ड्राइवर पूरी ऑडियो रेंज को ठीक से नहीं संभाल सकता। इसीलिए स्पीकर सिस्टम में एक्सपर्ट्स की टीम होती है। बास की गहरी आवाजों के लिए बड़े बड़े वूफर और ट्रेबल की तीखी आवाजों के लिए छोटे छोटे ट्वीटर्स। तो ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं? देखिए, एम्पलीफायर से म्यूजिक का सिग्नल वॉइस कॉइल में जाता है। इससे वॉइस कॉइल एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। अब ये परमानेंट मैग्नेट के साथ इंटरैक्ट करती है और एक तरह का मैग्नेटिक डांस शुरू हो जाता है, तेजी से आगे पीछे आगे पीछे। क्योंकि कोन इस कॉइल से चिपका हुआ है, वो भी इसी तरह वाइब्रेट करने लगता है। वो हवा को धक्का देता है, खींचता है, और बस यही वाइब्रेशन हवा में ट्रैवल करके हमारे कानों तक पहुंचती है और हमें संगीत सुनाई देता है। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि आवाज बनती कैसे है। अब बात करते हैं कि आवाज होती क्या है। मतलब अब हम समझेंगे ऑडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को, जो असल में किसी भी संगीत का पूरा ढांचा तैयार करता है। इसे आप साउंड का कलर पैलेट भी मान सकते हैं। देखिए, हम इंसानों के सुनने की एक रेंज होती है। आमतौर पर ये 20 हर्ट्ज की बहुत गहरी गड़गड़ाहट से शुरू होकर 20,000 हर्ट्ज की बहुत ही पतली सीटी जैसी आवाज तक जाती है। जितने भी ऑडियो इक्विपमेंट बनते हैं वो सब इसी रेंज को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। वैसे एक मजेदार बात यह है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हाई फ्रीक्वेंसी सुनने की हमारी क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। अब इस पूरी रेंज को आसानी से समझने के लिए इसे 7 हिस्सों में बांटा गया है। इसे आप एक म्यूजिकल रेनबो की तरह सोच सकते हैं। सबसे नीचे है सब बेस, जो गड़गड़ाहट पैदा करता है, और सबसे ऊपर है ब्रिलियंस, जो चमक लाता है। एक अच्छा साउंड इंजीनियर इन्हीं 7 रंगों को सही से बैलेंस करके एक बेहतरीन ऑडियो पिक्चर तैयार करता है। सब बास की बात करें तो ये आवाज का वो हिस्सा है जिसे आप सुनते कम हैं और महसूस ज्यादा करते हैं। ये 20 से 60 हर्ट्ज की वो गहरी वाइब्रेशन है जो किसी कॉन्सर्ट में या मूवी थिएटर में आपको अपनी छाती में महसूस होती है। यही वजह है कि एक अच्छे सबवूफर की जरूरत पड़ती है, ताकि आप म्यूजिक को सिर्फ सुने नहीं बल्कि उसे फील भी कर सके। और अब स्पेक्ट्रम के दूसरे सिरे पर चलते हैं, 2 से 4 किलोहर्ट्ज की रेंज। ये हमारे कानों के लिए एक तरह का हॉटस्पॉट है। हम इस रेंज की आवाज़ों के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं।
यही कारण है कि हमें इंसानी आवाज इतनी साफ सुनाई देती है, यहाँ तक कि प, ट, स जैसे बारीक साउंड्स भी। लेकिन हाँ, इस रेंज में अगर साउंड बहुत ज्यादा हो तो वो कानों को थका भी सकता है। तो अब तक हमने देखा कि हमारे पास अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं और उन्हें बजाने के लिए हमारे पास वूफर और ट्वीटर जैसे अलग अलग ड्राइवर भी हैं। पर सवाल ये है कि हम ये कैसे पक्का करें कि सही फ्रीक्वेंसी सही ड्राइवर तक ही जाए। बस यहीं पर एंट्री होती है क्रॉसओवर की। ये साउंड के लिए एक ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। तो ये ट्रैफिक पुलिस करता क्या है? देखिए, क्रॉसओवर एक बहुत ही स्मार्ट फिल्टर है। ये पूरे ऑडियो सिग्नल को लेता है और फिर उसे बांट देता है। ये लो फ्रीक्वेंसी यानी बेस को बड़े वूफर की तरफ भेजता है और हाई फ्रीक्वेंसी यानी ट्रेबल को छोटे ट्वीटर की तरफ। अगर ये ना हो तो सोचिए क्या होगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सारी फ्रीक्वेंसी हर ड्राइवर में जाने लगेंगी, जिससे आवाज तो खराब होगी ही, आपके स्पीकर भी डैमेज हो सकते हैं। एक क्रॉसओवर के अंदर दो बेसिक टूल होते हैं, एक हाई पास फिल्टर और एक लो पास फिल्टर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, हाई पास फिल्टर सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी को आगे जाने देता है ट्विटर के लिए, और लो पास फिल्टर सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी को जाने देता है वूफर के लिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी क्लब का बाउंसर सिर्फ सही लोगों को ही अंदर आने की इजाजत देता है। क्रॉसओवर मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। इसे ऐसे समझिए कि एक्टिव क्रॉसओवर एक शेफ की तरह है जो खाना पकाने से पहले ही सारी सामग्री को अलग अलग कर लेता है। ये एम्पलीफायर से पहले लगता है और इसे काम करने के लिए अलग से पावर चाहिए। ये ज्यादा सटीक होता है। वहीं दूसरी तरफ पैसिव क्रॉसओवर उस मेहमान की तरह है जो खाना परोसे जाने के बाद अपनी प्लेट में चीज़ों को अलग करता है। ये एम्पलीफायर और स्पीकर के बीच में लगता है और इसे अलग से पावर नहीं चाहिए। ये सिंपल होता है और ज़्यादातर होम स्टीरियो सिस्टम में यही इस्तेमाल होता है। अब एक और चीज़ समझते हैं जिसे कहते हैं स्लोप। मान लीजिए आप एक पहाड़ी से नीचे आ रहे हैं। अगर ढलान हल्की है जैसे 6 dB तो आप आराम से नीचे आएंगे, लेकिन अगर वो एक सीधी चट्टान है जैसे 24 dB तो गिरावट बहुत तेज और अचानक होगी। क्रॉसओवर का स्लोप भी यही तय करता है कि एक फ्रीक्वेंसी कितनी धीरे धीरे या कितनी तेजी से कट ऑफ होगी। और हाँ, ये जानना भी जरूरी है कि सारे क्रॉसओवर एक जैसे नहीं होते। डिज़ाइन बहुत मैटर करता है। जैसे कुछ डिज़ाइन जैसे बटरवर्थ, जहाँ वूफर और ट्विटर की फ्रीक्वेंसी मिलती हैं, वहाँ आवाज़ में हल्का सा बम्प या कहें कि उछाल ला सकते हैं। वहीं लिंक्विट्स राइली जैसे डिज़ाइन का मकसद एक बिल्कुल फ्लैट और स्मूथ ट्रांजिशन देना होता है। ये छोटे छोटे फर्क ही साउंड की ओवरऑल क्वालिटी तय करते हैं। चलिए, अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक पर आते हैं। ऑडियो की दुनिया में दो शब्द हैं, फेज और पोलैरिटी। अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये दोनों बहुत अलग हैं और एक क्लीन, पावरफुल साउंड पाने के लिए इस फर्क को समझना बेहद जरूरी है। तो सवाल सीधा है, क्या फेज और पोलैरिटी एक ही चीज हैं? और इसका सीधा सा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। हालांकि दोनों का असर साउंड वेव्स के इंटरैक्शन पर पड़ता है, लेकिन दोनों का मतलब और काम करने का तरीका जमीन आसमान का है। तो असली फर्क क्या है? देखिए, पोलैरिटी एक बाइनरी चीज है, या तो प्लस है या माइनस। जैसे स्पीकर के तार सीधे लगे हैं या उल्टे, ये एक झटके में होता है, एक स्विच की तरह। लेकिन फेज का लेना देना पूरी तरह से टाइम से है। मान लीजिए दो लोग एक ही लाइन बोल रहे हैं, पर एक ने दूसरे के कुछ मिलीसेकंड बाद बोलना शुरू किया। बस यही जो टाइम का छोटा सा फर्क है, यही फेज है। अगर इस पूरी बहस से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, फेज में टाइम इन्वॉल्व्ड है, पोलैरिटी में नहीं। पोलैरिटी बदलने का मतलब है पूरी की पूरी वेव फॉर्म को उल्टा कर देना, लेकिन फेज शिफ्ट यानी टाइम की देरी एक बहुत कॉम्प्लेक्स समस्या पैदा कर सकती है, जिससे कुछ फ्रीक्वेंसीज एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं और कुछ बढ़ जाती हैं। तो जब फेज में गड़बड़ होती है तो सुनने में कैसा लगता है? आवाज अचानक खोखली और पतली लगने लगती है। बास का जो पंच होना चाहिए था वो गायब हो जाता है, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी वेव्स एक दूसरे को काट रही होती हैं। और सबसे बड़ी बात, साउंड की जो स्टीरियो इमेज होती है, यानी कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ बज रहा है, वो पूरी तरह से धुंधली हो जाती है। तो ये थी हमारी यात्रा, स्पीकर की मशीनरी से लेकर टाइमिंग की बारीक दुनिया तक। अब जब आप आवाज के पीछे के इस विज्ञान को जान गए हैं, तो अगली बार जब अपना कोई पसंदीदा गाना सुनेंगे तो क्या उसे कुछ अलग नजरिए से सुनेंगे?
जरा ध्यान दीजिएगा उस गहरी बास लाइन पर, आवाज की क्लैरिटी पर, और ये महसूस करने की कोशिश कीजिएगा कि हर इंस्ट्रूमेंट साउंड स्टेज पर कहाँ रखा है। सुनने का एक नया तरीका आपका इंतजार कर रहा है। सुनने के लिए शुक्रिया।